नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, स्पेशली टीजीटी आर्ट्स के टैट के अंदर। ये क्वेश्चन ना सिर्फ टैट के लिए इंपॉर्टेंट है बट कमीशन में भी इनके आने की बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो रहते हैं। तो ये जुलाई 2024 का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन विच स्टेट इज द इंडस वैली साइट कालीबंगा लोकेटेड। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक जगह है कालीबंगा, ये कहां है? तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि 1861 में तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। और फादर कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, राइट, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और ऑफिशियल तौर पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खुदाई है वो भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, पर हम मानते हैं कि खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, अच्छा, अगला ही क्वेश्चन वही है। चलिए वापस आते हैं पहले तो इसमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कालीबंगा है वो पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान में। इसको याद कैसे करना है? तो एक ट्रिक है, कोसी का काला राजा। ठीक है, क से जो है कोट डिजी। ठीक, को से मतलब कोट डिजी, सी से मतलब सिंध, मतलब ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। क्लियर? तो हमारे पास सबसे पहले हो गई कोसी। ठीक है, कोट डिजी जगह है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। फिर आती है काला राजा, मतलब कालीबंगा। कालीबंगा, राजा से राजस्थान। ठीक है, ये एक ट्रिक बनाई है जिससे बड़े इजीली याद हो जाता है। तो कोसी का काला राजा, केस को से हो गया कोट डिजी, सी से हो गया सिंध प्रांत, काला से हो गया कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, फिर आता है आपका रुपए थे 5। ठीक है, अब रुपए से रोपड़ और 5 से पंजाब। रोपड़ जो है भारत के पंजाब में पड़ता है। फिर आता है बनवाया हरी से, मतलब बनावली जो है वो कहां है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में कौन मिलेगा आपको? बनावली। ठीक, हरियाणा में एक साइट और है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये भारत की में आने वाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। एक क्वेश्चन आता है कि इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक, पर लेकिन वो कहां है? पाकिस्तान के अंदर। भारत में सबसे बड़ी स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। ठीक है, कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो वो भी याद रखना। ठीक, इसके बाद हमें लोटा, ढोलक और सुराही कहां मिले भाई? तो ये मिले गुजरात में, मतलब लोथल, धौलावीरा और सुरकोटड़ा कहां मिले? गुजरात में। ठीक, तो ये गुजरात में है। तो इस तरह से जगहें जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो याद की जा सकती हैं। कोसी का काला राजा, रुपए थे 5, बनवाया हरी से, और लोटा ढोलक सुराही मिले गुजरात में। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर लग गया होगा और इजी लगा होगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो था उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम। ठीक, इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 2500 से 1750 बीसी का माना जाता है। ये हमें कैसे पता चला? तो कार्बन डेटिंग C14 जो एक मेजर करने की ये पद्धति है, ये उससे हमने ये जांच किया था कि इसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 ईसा पूर्व का है। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। हाँ, ठीक है, 1921 में हमने पढ़ा था। 1921 में उस समय ASI
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, उनका नाम था मार्शल, ठीक है, मिस्टर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल उनका नाम था, ठीक, तो ये याद रखना आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया वेयर देयर इज नो सिस्टम ऑफ पंचायती राज? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे पंचायती राज देखने को नहीं मिलता है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने कल भी पंचायती राज के बारे में बात की थी कि पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में आता है, 243 आर्टिकल जो है इसके अंदर आता है, ठीक। और अनुसूची की बात की जाए तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में आती है। अमेंडमेंट कौन सा था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। पहला गांव कब? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली पंचायत नागौर पंचायत राजस्थान में आई है, ठीक है, ये भी हमने बात करी है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली जो पंचायत बनी थी वो बनी थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि राजस्थान में मिलेगी। अब हम बात करते हैं किन जगहों में, किन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, कितने हैं वो? तो देखिए वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। हाँ, आर्टिकल की अगर हम बात कर रहे थे इसमें, तो कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे पास? तो एक तो हो गया आपका 243 का एम, जैसे ए बी सी डी करके जो चलते हैं उसमें एम जो है वो आता है, ठीक, तो ये याद रखना आपने। इसके तहत 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं पाया जाता है, और एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर नहीं होता। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम नहीं है, बाकी सभी यूनियन टेरिटरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक। बाकी राज्य की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, और मेघालय, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज हमें देखने को नहीं मिलता है। और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे हमें पंचायती राज अगेन नहीं मिलता है, ठीक। तो ये 243 के एम में बोला गया है कि 3 ऐसे राज्य हैं, एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पंचायती राज सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किस दिशा में? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ, तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमती है। सूर्य जो है उल्टा घूमता है, वो पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। सूर्य जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, और अर्थ जो है या बाकी ग्रह जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की दिशा की तरफ को चलते हैं, क्लियर। अब देखिए 2 ऐसे ग्रह हैं, वीनस और यूरेनस, ये दोनों ही बाकी ग्रहों से बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। वीनस भी ईस्ट से वेस्ट चलता है, और यूरेनस जो है इसका तो बहुत ही उल्टा है, ठीक। यूरेनस कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ को घूमता है, बहुत ही डिफरेंट है इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द टूम ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन? तो तानसेन की जो कब्र है या फिर उसकी समाधि है वो कहां पर है? तो देखिए तानसेन का जो जन्म था वो हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई, ग्वालियर में हुआ था। इनका बचपन का नाम था रामतनु, ठीक है, रामतनु। इनको संगीत सम्राट की उपाधि भी दी गई थी, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के टाइम में जो 9 रत्न होते थे, नवरत्न जो होते थे, उनमें से एक माने जाते हैं ये म्यूजिशियन थे,
ठीक है, संगीतज्ञ थे। तो इनकी कब्र भी, इनका जो समाधि है वो भी ग्वालियर में ही देखने को मिलेगी। अच्छा, ये अकबर के दरबार में कब जुड़े थे? तो 1562 को ये अकबर के साथ जो थे जुड़े थे ये, ठीक है ना, 1562 को। इनका बचपन का नाम रामतनु, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था तकरीबन 1493 के आसपास, ठीक है। और इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी, नवरत्न के पाठ थे ये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु गेव द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर? ठीक है, तो देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और हिटलर ने जो है ये स्लोगन जो है एक तरह से दिया था। हिटलर का जन्म कहां पे हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया के बॉर्न थे। ऑस्ट्रिया पहले जर्मनी के अंडर आता था, ध्यान रखना आपने। अब उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है जिसकी कैपिटल क्या है? वियना, ठीक है। पहले ये जर्मनी का ही पार्ट था। तो ऑस्ट्रिया के इनका बर्थ था हिटलर का, और हिटलर ने ही ये स्लोगन जो है दिया हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? कि विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश के पास है? तो देखिए, अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, हम एरिया वाइज की बात कर रहे हैं, तो रशिया, क्योंकि रशिया जो है सबसे बड़ी है, एरिया वाइज रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो रशिया में ही आपको वर्ल्ड का 20% जो है फॉरेस्ट जो है कवर मिलेगा, ठीक, 20%, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक, कोई भी बिल वो धन विधेयक है या नहीं? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, 108 आर्टिकल में मनी बिल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। मनी बिल उठाया जाएगा, ये कौन कहता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के कहने पे मनी बिल उठाया जाता है। तो लोग यही सोचते हैं कि डिसाइड भी यही करता है, ठीक है। तो देखिए नहीं, लेकिन राष्ट्रपति पहले से ही सिग्नेचर करके अपना दे देगा, ठीक है। डिसाइड फिर वो करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर ये सुनिश्चित करेगा कि इस बिल को मनी बिल की कैटेगरी में डालना है कि फाइनेंस बिल की कैटेगरी के अंदर डालना है, ठीक है भाई। तो ये याद रखना है। आर्टिकल, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 110 प्लीज करेक्ट कर लो। आर्टिकल 110, 108 में तो ज्वाइंट मीटिंग आती है, 110 आर्टिकल में आता है आपका मनी बिल, ठीक है। 107 में आता है आपका साधारण विधेयक, जिसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। 110 में आता है आपका मनी बिल, ठीक है। और 117 में आता है आपका फाइनेंस बिल, ठीक है। ये 3 टाइप के बिल जो हैं हमारे यहां पे रहते हैं। चौथा जो टाइप होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीटो इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? वीटो, देखो वीटो शक्तियां क्या होती हैं, वीटो पावर्स। तो जब भी राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो साइन करेगा, नहीं करेगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, वो वीटो पावर के अंदर आता है। तो इंडिया में प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की वीटो हैं, ठीक है। वैसे ये वीटो शब्द लैटिन भाषा का है, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और 111 आर्टिकल जो है वीटो पावर के बारे में बताता है, ठीक है। वीटो पावर की, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स हैं, ठीक। कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं? तो एक आती है एब्सोल्यूट, मतलब सीधी बात, अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो सीधी बात, या तो हां करेगा या फिर ना करेगा। फिर आती है सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसमें वो उस बिल को वापस संसद भेजेगा और बोलेगा कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो प्लीज इसको एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए, मतलब इसमें चेंजेस लाइए, अमेंड कीजिए। अगर संसद उसको वैसे चेंज करके देती है राष्ट्रपति को तो वो साइन कर लेगा। लेकिन संसद अगर मना करे, अगर वो कहे कि प्रेसिडेंट को
जैसा हमने किया था वैसा ही बिल आपको वापस भेजा जाएगा, आपको सिग्नेचर करने हैं तो वो राष्ट्रपति को फिर करने ही पड़ते हैं। और तीसरा है पॉकेट वीटो, ठीक है, जिसको हम जेबी वीटो बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति कहता है कि अभी मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहूंगा, तो वो जेब में डाल देता है उसको, बाद में कभी जो है उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जो वीटो होती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक, यूएसए के पास 4 टाइप की वीटो होती हैं, मतलब यूएसए में जो राष्ट्रपति है उसकी 4 वीटो पावर्स होती हैं। ये 3 तो हैं, 4th जो है उसमें वो किसी भी बिल को जनता की सुझाव के लिए जो है वो रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, वो पब्लिक से भी पूछ सकता है वहां पे, तो 4 टाइप की वीटोज वहां पे आती हैं। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की वीटोज हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट इन तख्त, जो तख्ते ताऊस, ठीक है, तख्ते ताऊस जिसको हम पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो देखिए बनाया किसने था? ये शाहजहां ने। ठीक है, मयूर सिंहासन इसकी जो बनाया था ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, फिर ये लास्ट किसके पास था? तो मोहम्मद शाह के पास। ठीक है, तो डी सही आंसर होगा इसका, डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ क्या था एक्चुअल में? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया हुआ था। ठीक है, नादिर शाह ने, और वो जो है इसको उठाकर, मतलब इससे लूट कर ले जाता है अपने साथ। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा भी और ये तख्ते ताऊस जिसको हम पीकॉक थ्रोन भी बोलते हैं, मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, ये भी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। शाहजहां ने ये बनवाया था और मोहम्मद शाह इसमें अंतिम बैठने वाला जो था राजा था वो। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस बिलोंग टू हुज रेन? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो हैं वो किसके शासनकाल के दौरान थे? तो देखिए, वैसे इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास था इनका नाम। ठीक, और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नवरत्न में से ये भी एक थे। ठीक, नवरत्न जो हैं अकबर के टाइम में था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उनके टाइम में भी नवरत्न हुआ करते थे। 2 ही राजा हैं जिनके टाइम में नवरत्न मिलते हैं। कौन कौन से? एक अकबर और एक चंद्रगुप्त टू जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, उनके टाइम पे नवरत्न, ये 9 रत्न हुआ करते थे उनके शासनकाल के दौरान। तो तुलसीदास भी उसी में से एक हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? तो एक तो हो गया रामचरितमानस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भाई अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा हनुमान चालीसा और रामायण भी तुलसीदास ने ही लिखी है। ठीक है, क्लियर? इनका जो बचपन का नाम था तो वो था रामबोला द्विवेदी। ठीक है, रामबोला द्विवेदी इनका पूरा नाम था बचपन में जो था। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अच्छा, ये 111 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। 111 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आफ्टर विच वॉर बाबर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अ कलंदर? किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो बाबर पहला मुगल शासक है और पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ठीक है, 1526 में जो हुआ था, किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था भाई, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक, उसके बाद जब ये अपने एरिया वापस जाते हैं फरगना, तो वहां पे उन्होंने चांदी के सिक्के बांटे थे। तो जनता ने फिर इनको कलंदर की तरह, मतलब कलंदर बुलाया था, एक उपाधि दी थी या कलंदर टाइटल दिया था इनको। क्लियर है? ठीक,
तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद किया गया है। अच्छा, पानीपत के युद्ध के बाद इन्होंने हर साल कोई ना कोई युद्ध लड़े हैं, 28 को भी, 1529 को भी और 1530 को। ये हम पढ़ते हैं। देखो, पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, ठीक है ना, इस तरह से चलता है ये। तो पानी पी के फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, खाना खा के चांद देखने गया, चांद देखकर घर गया और फिर मर गया। क्लियर? इस तरह से याद किया जा सकता है ये, ठीक है। तो देखो अगला कौन सा है, तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है किसके साथ लड़ा गया था, तो राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा गया था। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय के साथ, ठीक है, मेदिनी राय जो राजा रहे हैं उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था, अब इब्राहिम लोधी का ही कजन जो है वापस अटैक करता है, जिसका नाम था मोहम्मद लोधी, ठीक है, मोहम्मद लोधी। अफगान क्या था, वो फिर से अटैक करता है, तो घाघरा का युद्ध उसी के बीच में हुआ है। और 1930 में बाप इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक। तो एक तीनों ये जो चार इसके मेन युद्ध हैं, ये कैसे याद करने आपने, तो कि पानी पी के, खाना खा के, चांद देखकर घर गया और मर गया, ठीक है, इस तरह से 26 से लेकर 30 तक। 26 में पानीपत का युद्ध हुआ, मतलब भारत में आगमन हुआ इसका, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई हुई, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, चलो ठीक है। अभी खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ है 27 में, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ 28 में, और घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोधी के साथ 29 में। क्लियर है? तो इस तरह से हमने बाबर के बारे में देखा था। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो देखिए पहले तो ये दिल्ली में था, फिर इसको शिफ्ट कराया गया, ठीक। अभी ये काबुल में है, काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। तो कितने राजा हैं, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, कितने मुगल ऐसे राजा हैं जिनकी कब्र जो है या मकबरा जो है वो भारत से बाहर है। तो एक तो हो गया बाबर का काबुल में, एक हो गया शाहजहां का लाहौर में, सॉरी जहांगीर का, माफ कीजिएगा, करेक्ट कर लो प्लीज, जहांगीर का है लाहौर में, ठीक। और तीसरा जो है वो अंतिम राजा शाह आलम, सॉरी जफर, ठीक है, जिनका नाम जफर भी है, अंतिम राजा है वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। इनका रंगून में है, म्यांमार में, रंगून, बर्मा पुराना नाम था। 1857 में जब इंडिया उस क्रांति को हार जाती है तो इनको अरेस्ट करके फिर रंगून के जेल में रखा गया था, तो इनका कब्र जो है रंगून में मिलेगा आपको, ठीक। ये 3 राजा हैं, कौन कौन, तो एक हो गया बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बोला जा सकता है, इनको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, ठीक। इन तीनों की कब्रें जो हैं भारत से बाहर हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इसके बाद अगर हम बात करें हुमायूं की कहां है, तो हुमायूं की दिल्ली में है, हुमायूं टूम उसको बोलते हैं, दिल्ली में है, और उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है, ठीक है। अकबर की कहां है, तो अकबर जो है सिकंदराबाद में है, अकबर की जो कब्र है वो सिकंदराबाद में है। और शाहजहां की पता ही है सबको, आगरा के अंदर है। और औरंगजेब की कहां है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 1 को, भाग 3 को, 4, ठीक है ना, 9, ठीक, अलग अलग है यहां पे हमारे पास। देखिए मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है, तो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती हैं उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखिए 12th सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा नाम से एक राजा ने
एक कानून बनाया था जिसमें लोगों के, जनता के राइट्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो उसी तरह से भारत में राइट्स के बारे में कौन बात करता है, तो पार्ट 3 बात करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब लेकिन फंडामेंटल राइट देखो पार्ट 3 कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन आता है 12 से 35 तक है, लेकिन फंडामेंटल राइट 12 से शुरू नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट 14 से लेकर 32 तक है, ठीक है ना, 14 से लेकर 32 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन भाग 3 जो है वो 12 से 35 तक है, 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कल भी बताया था रिपीटेडली, जो पिछले वाले हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने बोला था ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया जाता है, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन हमने बात की थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट है ना, आयरन एंड स्टील प्लांट, जो कि दुर्गापुर कहां पड़ता है भाई, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन हमने किया था, तो वो है हमारी ब्रिटेन, यूके। मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूके के साथ जो है दुर्गापुर बनाया गया है, ठीक। अब इसमें और कौन कौन से थे, तो देखो हमने पढ़ा था एक राउरकेला, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है, ये बनाया था हमने जर्मनी की सहायता से, जर्मनी। और आपकी एक आता है अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर राउरकेला जो है ये पड़ा आपका उड़ीसा के अंदर, जर्मनी में, हाँ भिलई, उसका नाम था भिलई, ये छत्तीसगढ़ में है, ये बनाया है रशिया की सहायता से, ठीक है, रशिया की सहायता से कौन सा बनाया गया, भिलई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बार हमने इसके बारे में बात कर ली है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मेन पर्पस था, जिसमें 3 स्टील प्लांट खोले गए थे, कौन कौन से, राउरकेला जर्मनी में, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, भिलई छत्तीसगढ़ में रशिया की सहायता से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, चेनाब में है, ठीक, सब दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है ये, जम्मू कश्मीर में, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा आपको ये, और ये आई थिंक अभी 6 या 7 इसी महीने, जून के महीने में ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेशन भी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है ये, ठीक है, क्लियर, रेल ब्रिज जो था चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है। तकरीबन ये 359 मीटर ऊंचा है, और एक तो आर्क शेप में है, ठीक है ना, आर्क शेप में जो है ये बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था। तो देखिए कोणार्क कहां है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक। कोणार्क मंदिर ये गंग वंश के राजा ने बनाया है, गंग वंश, ठीक है, गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। साथ ही में ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, ये सन टेम्पल, जिसको हम एक तो काला पैगोडा भी बोलते हैं, ठीक है, काला पैगोडा भी इसी को ही कहा जाता है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। अब यूनेस्को का देख लीजिए थोड़ा बहुत, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, 1945 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, और सबसे पहली साइट भारत के अंदर 1983 में तो हुमायूं की कब्र, ताजमहल, सॉरी हुमायूं की टूम नहीं, ताजमहल, अजंता अलोरा की गुफाएं और आगरा किला, ये 3 जो थे ये बनाए गए थे, ठीक है, 1983 के अंदर, क्लियर। तो यूनेस्को का ये सन टेम्पल, ठीक। चलिए जी, इन विच कंट्री वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कंडक्टेड बाय अमेरिका। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले टाइम में भी डिस्कस किया था, इसी को ही हम कंप्यूटर वॉर भी बोलते हैं,
या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये 1990 में यूएसए और इराक के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। यूएसए और इराक के बीच में कंप्यूटर वॉर बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न टाइम या एडवांस टाइम के यहां पे वेपन का यूज किया गया था, और फर्स्ट गल्फ वॉर जो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम सुरक्षा परिषद बोलते हैं, ठीक है। कितने सदस्य हैं इसके अंदर, तो हमें पता है 15 मेंबर हैं भाई, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने हैं, 1945 में इनका निर्माण हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का। 15 इसमें मेंबर हैं, 5 हैं स्थायी सदस्य, 10 हैं अस्थायी, नॉन परमानेंट। अब इंडिया नॉन परमानेंट का पार्ट हुआ करता था, अभी नहीं है। इन 10 देशों का कार्यकाल जो होता है, टेन्योर जो होता है, वो होता है 2 साल का, सिर्फ 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। तो भारत भी इसका मेंबर रह चुका है, अभी नहीं है लेकिन पहले था, ठीक। अब ये 5 कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले तो यूएसए, चाइना, ठीक, यूएसए, चाइना, फ्रांस, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम जिसको हम इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, और रशिया, ठीक है। ये लोग हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। ये 5 जो हैं ये परमानेंट सदस्य हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया। इनके पास खासियत क्या है भाई, इन्हीं के पास वीटो पावर्स हैं, ठीक है। इन 5 जो देश हैं इन्हीं के पास वीटो पावर्स हैं, बाकियों को वीटो पावर नहीं दी जाती है। क्या इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है, जी बिल्कुल, इंडिया जो है इसका मेंबर बनना चाहता है, परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहता है वो, ठीक है, पर अभी तक उसको नहीं मिली है। अब एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में कमीशन में पूछा जाता है कि वीटो पावर जो आती है वो यूएन के कौन से आर्टिकल में आती है। ऑफ कोर्स यूएन का भी चार्टर बना होगा, ठीक है, यूएनओ का, उसमें कुछ आर्टिकल्स होंगे। तो यूएनओ के अंदर जो आर्टिकल 27 है, 27 है, वो बात करता है वीटो पावर का। ये कमीशन लेवल के पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपने। वीटो पावर्स 5 देशों के पास है, वो किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 27, और ये इंडिया का आर्टिकल नहीं है, यूएनओ का आर्टिकल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो हमारे भारत में सबसे पुरानी तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, और विक्रमशिला भी बिहार में ही है, ये भी बिहार में। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन, धर्मपाल ने। नालंदा किसने बनाई, तो नालंदा कुमारगुप्त प्रथम ने बनाई थी, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी बिहार में मिलेगा। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जहां पे आप मेडिसिन और बाकी चीजें भी पढ़ सकते थे, ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी अगर बोली जाए तो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर विक्रमशिला आती है, और एक और आती है उदंतपुरी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी ये भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है ये गोपाल प्रथम ने बनाई है, गोपाल प्रथम, ध्यान रखना है इसका भी। ये तीनों यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये सबसे प्राचीनतम उसमें आता है, तकरीबन 427 ईस्वी में बना था, ठीक है। आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनी है, ठीक है, 700 से 800 ईस्वी के बीच में, ठीक। और उदंतपुरी भी सेम इसी टाइम में 700 से 800 ईसा पूर्व के, अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे 8वीं और 9वीं सेंचुरी अगर हम बात करें तो, ठीक है, 8वीं से 9वीं सेंचुरी के बीच में, शताब्दी के बीच में ये बनाई थी। क्लियर। तो इस तरह से चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द तिरुपति बालाजी टेम्पल लोकेटेड। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो ये कहां मिलेगा आपको, तिरुपति बालाजी मिलेगा आंध्र प्रदेश में,
ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। काफी लोग जो है तमिलनाडु कर लेते हैं, पर वो गलत होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वरा मंदिर कहां है? तमिलनाडु में है, ये याद रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है ये, यूनेस्को के अंडर भी आता है ये, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो है, क्लियर, तमिलनाडु में है ये। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको। मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आता है आपका लेपाक्षी, लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी, ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपके कहां है? आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी, इसको वीरभद्र मंदिर भी बोलते हैं, भद्रा टेम्पल, ये भी कहा जाता है इसको, वीरभद्र टेम्पल, लेपाक्षी को। लेपाक्षी मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मिलेगा आंध्र प्रदेश में। बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा तमिलनाडु में। मीनाक्षी जो टेम्पल है वो भी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी डाला गया है, लेपाक्षी को, बृहदेश्वर को भी डाला गया है, ठीक। इसके अलावा जैसे हमारे पास खजुराहों के मंदिर हैं, हम्पी की गुफाओं में आने वाले मंदिर हैं, ठीक है। सन मंदिर, सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, वो भी यूनेस्को के द्वारा आते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडिंग लीडर ऑफ द नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था, देखिए हमने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में बात की थी कि 1 सितंबर को 1961 में इसकी स्थापना की थी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, बेलग्रेड में पहली बैठक हुई थी यूगोस्लाविया की उस कैपिटल में, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था 3 लोगों को इसमें आपने याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल निसार। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? किसने नहीं लिया है? तो रोनाल्ड रीगन जो है ये नहीं है इससे संबंधित, ठीक है, नाम से संबंधित ये नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो कहां पे? जैसे मैंने बोला, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, नासिर जो थे इजिप्ट से थे, भारत से थे, जवाहरलाल नेहरू। बेलग्रेड में पहली बैठक हुई है 1961 में, जब इसकी स्थापना भी की गई थी। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। वापस एक और हमने देखा था कि नाम में आजकल कौन उसको वो कर रहा है, तो युगांडा, याद है हमने बात की थी युगांडा। तो 2024 से लेकर 2027 तक जो है ये इसको चेयर करेगा, अध्यक्षता करेगा। चलिए जी, What was the total number of princely state in India at the time of a partition of India? ठीक है, भारत के विभाजन के समय में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। तो टोटल होती थी 565। तो ये याद ध्यान रखना आपने, टोटल उस समय थी 565। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? ठीक, तो जी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, मॉस्क है। ये किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो है राजा रहा है भारत में, दिल्ली सल्तनत में। उसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है, गुलाम इलबरी भी बोलते हैं इसको, और ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश। ये दास वंश, ये सभी एक ही नाम है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करने वाला पहला था गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। दास वंश, इलबरी, ममलूक, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, और इसने एक और चीज बनाई थी जिसको बोलते हैं हम कुवत उल इस्लाम। तो ये है दिल्ली में, और ये वाला मॉस्क जो है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये है अजमेर में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा
मस्जिद बनाई कहां? अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद है भारत की, कहां बनी? दिल्ली के अंदर। ठीक है, किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, और लास्ट में आपका लोधी वंश आता है। ठीक है, इस तरह से जो है सारे के सारे 5 दिल्ली सल्तनत में राज करते हैं वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, या तो ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है, या फिर क्वेश्चन आता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो भारत तो नहीं है भाई। ठीक है, तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। ठीक है, कहां है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, अब इंडोनेशिया की राजधानी जो है नुसंतारा है, ध्यान रखना आपने। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 10 इसमें कंट्रीज हैं। चाइना इसका भाग नहीं है। ठीक है, चाइना इसका भाग नहीं है। तो कौन कौन है भाई? तो मलेशिया दिख रहा है आपको, इंडोनेशिया दिख रहा है आपको, सिंगापुर दिख रहा है आपको, मतलब ये 3 तो हैं ही हैं। इसके अलावा ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, ठीक है, म्यांमार है, फिलीपींस है, ठीक, फिलीपींस है, और कौन कौन सी रहेगी भाई? थाईलैंड, थाईलैंड है, वियतनाम है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। क्लियर? तो ये याद रखना आपने, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज द फेमस स्तूप ऑफ सांची सिचुएटेड? सांची के स्तूप कहां हैं? सबको पता है ये मध्य प्रदेश में है। किसने बनाए थे? अशोक ने बनाए थे। किससे संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? किसके शासनकाल के दौरान कांग्रेस का स्थापना की गई थी? देखो, तो शिमला में रोथनी कैसल, रोथनी कैसल जो है वहां पे इसकी सोचा गया था निर्माण के बारे में। डफरिन उस समय थे, है ना, लॉर्ड डफरिन उस समय जो थे ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। ठीक, और इसकी बैठक जो हुई है, जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई है, वो हुई है 28 दिसंबर 1885 को। कहां पे हुई है? तो भाई मुंबई में हुई है, मुंबई में हुई। ठीक, मुंबई में कहां हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, जिनको हम बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको पहला अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ठीक, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना किसने की कांग्रेस की? तो A.O. ह्यूम ने की है, A.O. ह्यूम ने की है। इसका आइडिया कहां आया? शिमला के रोथनी कैसल में। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड डफरिन था। रिपीटेड क्वेश्चन, अगेन बहुत बार पेपर में आता रहता है ये। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो दादा भाई नौरोजी 1886 में इसके दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। हर साल नया प्रेसिडेंट बनता था। ठीक, तो इनको तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, हाँ, मेन चीज, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था?
तो 1907 में सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। वहां पे कांग्रेस जो है टूट गई थी नरम दल और गरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट उसमें। वापस कब जुड़ी? वापस 1916 में कांग्रेस फिर से जुड़ गई थी। तो यह भी याद रखना आपने, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत। वापस कब जुड़ी है? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, तो ये तो हो गए थोड़े से इसके क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन कौन से आते हैं? तो पहला मुस्लिम कौन था? पहला मुस्लिम इसका कौन बने थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। ध्यान रखना है, पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो हमारे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले मुस्लिम कौन बने? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, 1887। ठीक है। पहला ब्रिटिश कौन बना? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे जो कि इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कौन से वाले पर? ब्रिटिश कौन है ना, ब्रिटिश के बोलेंगे हम, 1888 में। इसके अलावा क्वेश्चन आता है फर्स्ट विमेन कौन बनी थी? ठीक है, तो एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट कब? 1917 में। पहली महिला। और पहली भारतीय महिला कौन? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। 25 से पहले मुझे याद आया 1924 में गांधी बने हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का भी याद रखना है। इनका था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पड़ता है भाई? तो कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, बेलगांव कर्नाटका में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले WC बनर्जी, पहले मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। महिला एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपको कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आते हैं। कब टूटी थी? 1907 में सूरत अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में वापस जुड़ गई थी। ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। वंदे मातरम कब पहली बार गाया गया था? तो देखिए जी, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, चट्टोपाध्याय भी बोल देते हैं, दो सरनेम माने जाते हैं, चटर्जी चट्टोपाध्याय, वेस्ट बंगाल में। ठीक, अब ये किस उसमें लिखा गया था? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में लिखा गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है। कई बार हम इसको क्या कराते हैं, टैगोर कराते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, पर नहीं, आनंद मठ जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। तकरीबन ये जितना मुझे याद आ रहा है 1880 के आसपास, 82 के आसपास जो है ये रिलीज की गई थी बुक। उसी में ही ये गाना भी था। और 1896 में पहली बार ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था वंदे मातरम 1896 में। गाया किसने था? तो ये टैगोर ने गाया था। ठीक है, टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना गाया था वहां पे। ठीक है ना, कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 के अंदर। आनंद मठ इनकी बुक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए सी राजगोपालाचारी। ये ध्यान रखना आपने, ये टाइम पीरियड है आपका 1948 का। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंट बेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक, चलिए यहां पे अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बंगाल का गवर्नर जनरल।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले ये बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल। इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? सबसे पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के गवर्नर जनरल बने। फिर आए वाइसराय, तो भारत के पहला वाइसराय कौन था? फर्स्ट वाइसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वाइसराय। ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहले वाइसराय थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लास्ट गवर्नर जनरल, सॉरी लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो ये भारत छोड़ के नहीं गए थे। 47 से 48 के बीच में ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। ठीक है, उसके बाद सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय बने और अंतिम भी यही थे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट आ चुकी थी, फिर ये गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म हो गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंप्लीमेंटेड? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार मैंने आपको पहले ही बोला, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस से अगेंस्ट वुमेन की प्रोटेक्शन 2005 में है, आरटीआई 2005 में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी 2005 में है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी 2005 में है। ये सारे 2005 के एक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु सक्सेसर वाज एम्परर अशोक? अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो देखिए ये मौर्य काल की है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। राइट, तो बिंदुसार सही आंसर होगा इसका, बिंदुसार। अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ। तो आज के लिए सिर्फ इतने करेंगे गाइस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।